वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक अनदर इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जिसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो बस स्टार्ट लेते हैं। व्हाई दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तब टर्म को देखे, फेरा मीन बिसाइड आर नेक्स्ट एंड थायरॉयड मीन थायरॉयड। तो दिस ग्लैंड बेसिकली ये लोकेटेड होता है ऑन द सरफेस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखिए, ये हमारे पास ट्रेकिया है। तो लोअर ट्रेकिया में बेसिकली एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड होता है जिसको हम कहते हैं थायरॉयड ग्लैंड। तो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स। और ये थायरॉयड ग्लैंड की बेसिकली टू लोब्स होते हैं, एक हमारे पास है राइट लोब्स और दूसरा हमारे पास है लेफ्ट लोब्स। और ये दोनों लोब बेसिकली एक कनेक्शंस के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इसको हम कहते हैं इस्थमस। अब यहाँ पर इन लोब्स को देखें, राइट एंड लेफ्ट लोब को, तो यहाँ पर बेसिकली है टू पेयर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक को हम कहते हैं सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो कि अपर रीजन में पाए जाते हैं। ये फेयर को देखिए, ये बेसिकली ऑन द टॉप ऑफ द थायरॉयड लोब्स के सरफेस पाए जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। जबकि यहाँ पर देखिए, ये जो लोअर लोब्स पर पाए जाते हैं फेयर ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, इसी को हम कहते हैं इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो इसी वजह से बेसिकली इसको हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। अगर डिस्कवरी की बात करें तो दिस पैराथायरॉयड ग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड ओविन ड्यूरिंग द डाइसेक्शन ऑफ इंडियन राइनो। तो फर्स्ट डिस्कवरी बेसिकली रिचर्ड ओविन ने की एनिमल में। अगर ह्यूमन की बात करें, थायरॉयड ग्लैंड है वो बेसिकली डिस्कवर किया था फैक्टर सैंडस्ट्रॉम ने एन 1880 में। सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। नेक्स्ट अगर नंबर की बात करें तो ह्यूमन में बेसिकली 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड पाए जाते हैं, मीन 2 पेयर और 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड बेसिकली इनकी नंबर है इन केस ऑफ द ह्यूमन। अब अगर साइज की बात करें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड बेसिकली साइज में स्मॉल होता है। अगर इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात करें तो ये बेसिकली 6 mm इनकी लेंथ होती है, 3 mm ये वेट है, जबकि 2 mm इसकी थिकनेस होती है। अगर कलर की बात करें तो ये बेसिकली डार्क ब्राउन एंड कलर्स होता है। अब नेक्स्ट आती है इनकी हिस्टोलॉजी कि इनके अंदर बेसिकली कौन से टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। तो ओवरऑल इनमें बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं चीफ सेल्स और दूसरा हमारे पास है ऑक्सीफिल सेल्स। तो चीफ सेल बेसिकली जो फंक्शनली इम्पॉर्टेंट सेल है पैराथायरॉयड ग्लैंड की, इसको हम कहते हैं चीफ सेल्स। और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिक्रीशंस ऑफ द हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड, और इसी को हम कहते हैं पैराथार्मोन्स। यानी सिंपली अगर मैं कहूँ कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से बेसिकली ओनली वन हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है पैराथार्मोन, और ये पैराथार्मोन बेसिकली सिक्रीट कर देता है बाय द चीफ सेल ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। इसके अलावा इसमें एक और टाइप की सेल्स भी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीफिल सेल। तो ये ऑक्सीफिल सेल बेसिकली डीजेनरेटेड चीफ सेल्स ही है और इसका फंक्शन बेसिकली अननोन है। लेकिन जब कोई सर्टन पैथोलॉजिकल कंडीशंस आती है जैसे पैराथायरॉयड एडिनोमा आ जाता है, तो इस केस में बेसिकली इसी चीफ सेल से भी पैराथार्मोन की सिक्रीशन होती है। सो दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन से हार्मोन है जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से बेसिकली ओनली वन हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं पैराथार्मोन्स, और ये पैराथार्मोन बेसिकली बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और इसका मेन फंक्शंस क्या है, बेसिकली ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है। तो नॉर्मल बेसिकली कैल्शियम लेवल ब्लड में है, इनकी नॉर्मल वैल्यू बेसिकली 9 to 11 मिलीग्राम पर डिसीलीटर
कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू है इन द ब्लड। तो जब भी इनका कैल्शियम की लेवल में डिक्रीज आ जाता है तो ये पैराथार्मोन बेसिकली इन डिफरेंट ऑर्गन पर एक्ट करके कैल्शियम लेवल को ये मेंटेन करते हैं। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द पैराथार्मोन। और ये कैल्शियम की बेसिकली इंपॉर्टेंट फंक्शन है जैसे मस्कुलर कंट्रैक्शन, इसके अलावा ये एक्ट करता है एज ए सेकेंडरी मैसेंजर। तो इनकी लेवल को मेंटेन करना बेसिकली ये काम होता है पैराथार्मोन्स के। अब अगर सेल्स की बात करें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर जो चीफ सेल्स होते हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन्स। अगर नेचर की बात करें तो पैराथार्मोन हमारे पास एक प्रोटीनिशियस हार्मोन है और ये बना होता है फ्रॉम द अमीनो एसिड and the number of amino acid that is found in the पैराथार्मोन that is 84 अमीनो एसिड से बना हुआ हार्मोन्स है। अब अगर सिंथेसिस की बात करें कि इनकी सिंथेसिस किस तरह से होती है तो यहाँ पर हमने बेसिकली चीफ सेल्स का डायग्राम ड्रा किया हुआ है। तो ये इसके अंदर न्यूक्लियस और ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो इसकी न्यूक्लियस में बेसिकली डीएनए होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस या जीन एक्सप्रेशन आर सेंट्रल डॉगमा के थ्रू बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो डीएनए से आरएनए बनते हैं और आरएनए फर्दर इनसे राइबोसोम इनको रीड करके इससे प्रोटीन बनते हैं। लेकिन जो प्रोटीन बेसिकली पैराथार्मोन बनाता है इनकी प्रिकर्सर्स को हम बेसिकली कहते हैं प्री प्रो पैराथार्मोन्स, जो कि 115 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होता है और ये साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। अब ये प्री प्रो पैराथार्मोन्स जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इस प्री प्रो पैराथार्मोन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द प्रो पैराथार्मोन्स जो कि 96 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होता है। अब ये जो प्रो पैराथार्मोन्स है इनको फर्दर मॉडिफिकेशंस के लिए गोल्जी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो गोल्जी बॉडी में पैराथार्मोन से लास्टली बनता है हमारा पैराथार्मोन जो कि 84 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल है। सो दिस इज द हाउ द सिंथेसिस ऑफ द पैराथार्मोन ऑकर इनसाइड द चीफ सेल्स। नेक्स्ट देखिए, जब पैराथार्मोन की सिक्रीशंस हो सिंथेसिस होती है तो किस तरह से ये एक टारगेट सेल्स में अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो इसको हम कहते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ पैराथार्मोन्स। तो पैराथार्मोन बेसिकली हमारे पास प्रोटीनिशियस हार्मोन्स है। तो जितनी भी प्रोटीनिशियस हार्मोन्स होते हैं तो इनके लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ऑन द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास टारगेट सेल्स है जिस पर पैराथार्मोन एक्ट करेगा और इसकी जो टारगेट सेल्स है वो बेसिकली या तो बोन सेल्स होते हैं या किडनी के सेल्स होते हैं या जीआईटी ट्रैक्ट के सेल्स होते हैं। तो ये इनकी टारगेट सेल है जिस पर पैराथार्मोन एक्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिए जो पैराथार्मोन के लिए जो रिसेप्टर्स है जो कि सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं इनमें बेसिकली 3 टाइप के रिसेप्टर्स है। इसको हम कहते हैं पैराथार्मोन रिसेप्टर 1, पैराथार्मोन रिसेप्टर 2 एंड पैराथार्मोन रिसेप्टर 3। तो ये बेसिकली रिसेप्टर्स है जो कि पैराथार्मोन के लिए प्रेजेंट होते हैं ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स। और ये जो रिसेप्टर्स के टाइप है ये बेसिकली ओवरऑल क्या है, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं। अब इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिसेप्टर्स है वो बेसिकली पैराथार्मोन रिसेप्टर 1 है। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से इस पार्टिकुलर टारगेट सेल्स में ये पैराथार्मोन अपना एक्शन परफॉर्म करता है। अब देखिए जब चीफ सेल से पैराथार्मोन्स की सिक्रीशंस होती है तो ये एंटर होता है इनटू द ब्लड सर्कुलेशंस। तो ब्लड सर्कुलेशंस के थ्रू ये आ जाता है इनटू द पार्टिकुलर टारगेट सेल्स। अब यहाँ पर देखिए इनके लिए रिसेप्टर्स है ऑन द सेल मेम्ब्रेन। तो ये पैराथार्मोन आके पैराथार्मोन रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन होता है और ये बनाता है पैराथार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। जब ये पैराथार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन जाता है तो ये एक्टिवेट कर देता है साइक्लिक एएमपी को और यही साइक्लिक एएमपी इस पार्टिकुलर टारगेट सेल्स में एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे अब देखिए हमारे पास ये अगर बोन सेल्स है तो बोन सेल में बेसिकली जब साइक्लिक एएमपी बन जाता है तो ये क्या करता है, ये बेसिकली कैल्शियम आयन को इसी बोन सेल से पंप कर देता है इनटू द ब्लड सर्कुलेशंस। अब अगर नेक्स्ट ये हमारे पास टारगेट सेल ऑफ द किडनी है या जीआईटी ट्रैक्ट है तो वहाँ से बेसिकली ये कैल्शियम आयन की ऑब्जर्प्शन करेगा, यही साइक्लिक एएमपी। तो ये था बेसिकली कि किस तरह से ये पैराथार्मोन एक्शन करता है ऑन द टारगेट सेल्स। इसी को हम मोड ऑफ एक्शंस कहते हैं।
अब नेक्स्ट आते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ पैराथार्मोन्स। जब पैराथार्मोन अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं अपनी पार्टिकुलर सेल्स पर, तो इसको किस तरह से फिर डिग्रेड किया जाता है, इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ पैराथार्मोन्स। 60 to 70% बेसिकली इनकी डिग्रेडेशन होती है इनसाइड द लिवर। तो लिवर में बेसिकली हमारे पास एक पार्टिकुलर मैक्रोफेजेस सेल्स पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कपर सेल्स, और यही कपर सेल बेसिकली प्रोटोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू इसी पैराथार्मोन को डिग्रेड कर देता है। इसके अलावा 20 to 30% इनकी डिग्रेडेशन किडनी में होती है, और लेसर एक्सटेंट में बेसिकली बॉडी के अदर ऑर्गन में इनकी डिग्रेडेशंस होती है। अब फाइनली देखते हैं कि किस तरह से पैराथार्मोन डिफरेंट टारगेट सेल पर एक्शन परफॉर्म करके ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर देता है। तो बेसिकली ब्लड का जो कैल्शियम लेवल की मेंटेनेंस पैराथार्मोन जो कर रहा है, वो बेसिकली इट विल एक्ट ऑन डिफरेंट ऑर्गन। सो द फर्स्ट वन दैट इज द बोन। इनका फर्स्ट टारगेट सेल्स क्या है, बेसिकली बोन, सेकंड किडनी एंड जीआईटी ट्रैक। तो इन 3 ऑर्गन्स पर एक्ट करके ये बेसिकली इन्हीं से कैल्शियम आयन की रिलीज करके और एब्जॉर्ब करके ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर देता है। फर्स्ट देखते हैं बोन में कि किस तरह से बोन से कैल्शियम आयन को रिलीज कर देता है इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। अब फर्स्ट देखिए एक्शन ऑन द बोन। तो बोन बेसिकली बॉडी में 99% बेसिकली कैल्शियम की डिफिजिशन होती है इन द ब्लड्स। इसके अलावा 1% बेसिकली ब्लड में पाया जाता है कैल्शियम्स। अब जब पैराथार्मोन रिलीज होते हैं तो इस बोन पर एक्ट करके कैल्शियम को रिलीज कर देता है इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। तो यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर बोन की डायग्राम ड्रा किया हुआ है। इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट सेल्स है ऑस्टियोब्लास्ट, सेकंड है ऑस्टियोक्लास्ट एंड थर्ड वन ऑस्टियोसाइट्स है। तो ऑस्टियोब्लास्ट को हम कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट को हम कहते हैं बोन डिसॉल्विंग सेल्स, और ये ऑस्टियोसाइट बेसिकली ये बनते हैं फ्रॉम द ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। अब ऑस्टियोक्लास्ट सेल बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व करके यहाँ से कैल्शियम आयन को ब्लड में रिलीज कर देता है, जबकि ऑस्टियोसाइट बेसिकली ब्लड से कैल्शियम लेके यहाँ पर बोन में डिपॉजिट कर देता है। सो ये बेसिकली डिफरेंट सेल्स है जो कि बोन के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए बोन में बेसिकली इनका जो टारगेट सेल है वो बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट है। तो 2 प्रोसेस के थ्रू बेसिकली पैराथार्मोन एक्ट करता है ऑन द ऑस्टियोक्लास्ट, और यहाँ से बेसिकली कैल्शियम आयन रिलीज कर देता है इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। एक को हम कहते हैं रैपिड प्रोसेस और दूसरा हमारे पास है स्लो प्रोसेस। तो ये रैपिड प्रोसेस बेसिकली विद इन मिनट्स होती है, और इसी प्रोसेस में बेसिकली कैल्शियम आयन को ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है, जबकि स्लो प्रोसेस बेसिकली टाइम लेता है, और दोनों में बेसिकली टारगेट सेल ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, लेकिन मैकेनिज्म दोनों का डिफरेंट है। तो फर्स्ट देखते हैं कि किस तरह से रैपिड प्रोसेस के थ्रू कैल्शियम आयन को ब्लड में रिलीज किया जाता है। तो जब पैराथार्मोन रिलीज होता है तो ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बोन में पहुंच जाते हैं। तो बोन में जो सेल्स है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल, तो ये बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है। तो ये यहाँ पर इनके लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं ऑन द सेल मेम्ब्रेन। तो ये पैराथार्मोन आके इन रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाता है और ये बनाता है पैराथार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स, और जब ये कम्प्लेक्स बन जाता है तो ये इन ऑस्टियोक्लास्ट के बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की इनकी परमेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं फॉर द कैल्शियम आयंस, और ये बेसिकली कैल्शियम आयन को पंप आउट कर देते हैं इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। तो इस वजह से ये बेसिकली कैल्शियम लेवल को ब्लड में मेंटेन कर देता है बाय द रैपिड प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास है स्लो प्रोसेस। तो स्लो प्रोसेस में किस तरह से बेसिकली कैल्शियम आयन को रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है। तो जब पैराथार्मोन रिलीज होता है तो ये आके बेसिकली इस ऑस्टियोक्लास्ट सेल को एक्टिवेट कर देता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो इसके अंदर बेसिकली एक ऑर्गेनेली है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। तो इस लाइसोसोम में बेसिकली डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड वगैरह है। तो ये बेसिकली लाइसोसोम से रिलीज कर दिया जाता है। अब यही
इंजाइम एसिड्स बेसिकली क्या करते हैं, बोन के जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है इनको डिसॉल्व कर देते हैं और वहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज हो जाता है और ये स्लोली बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्लो प्रोसेस। ये पैराथार्मोन का एक्शन था ऑन द बोन। नाउ द नेक्स्ट टारगेट एरिया दैट इज द किडनी। तो यहाँ पर बेसिकली हमने किडनी के जो नेफ्रॉन्स है यहाँ पर इनकी डायग्राम ड्रा किया हुआ है। तो जब पैराथार्मोन बेसिकली रिलीज होते हैं तो ये डिस्टेंट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करता है। तो इन पर एक्ट करके और यहाँ से जो यूरिन की फॉर्मेशन हो चुके हैं बेसिकली इन यूरिन से कैल्शियम आयन को ऑब्जर्व करके ब्लड में डाला जाता है और इसी के प्रोसेस के थ्रू बेसिकली कैल्शियम आयन्स को ब्लड में मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इसका सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है पैराथार्मोन का किडनी में। ये बेसिकली जो विटामिन डी है इसकी फॉर्मेशन बेसिकली जिसको हम कहते हैं 125 डाई हाइड्रोक्सीकोल कोलिकैल्सिफेरॉल जिसे हम कहते हैं, तो ये बेसिकली इनकी फॉर्मेशंस भी यहाँ पर होती है विद द हेल्प ऑफ पैराथार्मोन्स। तो पैराथार्मोन जब आते हैं तो ये बेसिकली 25 हाइड्रोक्सीकोल कोलिकैल्सिफेरॉल को कन्वर्ट कर देता है इनटू द 125 डाई हाइड्रोक्सीकोलिक कैल्सिफेरॉल जो कि एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का। यानी पैराथार्मोन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन बेसिकली है सिंथेसिस ऑफ द विटामिन डी और यही 125 डाई हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल बेसिकली ये विटामिन डी है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। जो थर्ड टारगेट एरिया है वो बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है। तो यहाँ से पैराथार्मोन डायरेक्टली एक्ट करके कैल्शियम आयन की ऑब्जर्प्शन जीआईटी ट्रैक्ट से नहीं कर सकता बल्कि इनडायरेक्टली कैल्शियम आयन की ऑब्जर्प्शन जीआईटी ट्रैक्ट से होती है। अब जब 125 डाई हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल जो इसकी फॉर्मेशन हो चुकी है इन द किडनी बाय द पैराथार्मोन हो तो यही 125 डाई हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल यहाँ पर आते हैं और बेसिकली इंटेस्टाइन से कैल्शियम आयन की ऑब्जर्प्शन करता है। अब क्वेश्चन ये है कि इनका बेसिकली मेन इम्पॉर्टेंट काम पैराथार्मोन का है बेसिकली द मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अब अगर कोई पर्सन से इनमें पैराथायरॉयड ग्लैंड एब्सेंट है तो वो सर्वाइव कर सकेगा या नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, कैन वी सर्वाइव विदाउट थायरॉयड ग्लैंड? Can we survive without parathyroid gland? तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। So this is overall about the parathyroid gland. Thank you so much.